Welcome viewers, we're here with your questions and our answers on your health problems. We just start with the first question that has been sent by Mushtaq Khan from Peshawar. मुश्ताक खान साहब कहते हैं कि मैं आपके तमाम प्रोग्राम देखता हूं और YouTube में मैंने आपका एक प्रोग्राम रैकी पे देखा। रैकी आप किसी को दे रहे थे, मुझे ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो एग्जैक्टली क्या है रैकी और इससे कैसे इलाज किया जा सकता है। क्या ये इलाज बगैर मेडिसिन के है? मुश्ताक साहब, वेलकम टू रैकी यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी। ये यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी है, तमाम दुनिया में इससे इलाज किया जाता है। शामिल यूरोप, अमेरिका, सब कॉन्टिनेंट, एशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, हर एक जगह पे इससे इलाज किया जाता है। इसकी इब्तदा कोई 200 साल पुरानी है। डॉक्टर मैकोसोई ने इसे एक तरतीब दिया प्रोग्राम, और ये माइंड टू माइंड हीलिंग एनर्जी के तौर पे अट्यूनमेंट के ज़रिए मुंतकिल होता आ रहा है। बहुत से हीलर्स हैं, इस यूनिवर्सल एनर्जी से बहुत लोगों को शफा मिली है। इवन इससे कैंसर जैसे पेशेंट्स का भी इलाज हो सकता है। ये एक हीलिंग एनर्जी है जो कॉस्मिक रेडिएशन से ली जाती है। वो लोग ले सकते हैं, वो लोग जो इससे ट्यून होते हैं। ट्यूनिंग अप रैकी मास्टर करता है और उससे ये हीलिंग एनर्जी अपने हाथों में शिफ्ट कर लेता है। जो हील करता है इससे, जो रैकी मास्टर होता है, जिसने रैकी की अट्यूनमेंट ली होती है, वो अपने हाथों में एनर्जी ले सकता है और आगे पेशेंट्स को मुंतकिल कर सकता है। हाथ रख के या एब्सेंटी पेशेंट को भी ट्रीट किया जा सकता है, जैसे कि फासलों पे हो। वो लोग जो फासलों पे होते हैं उसका लेवल 2 के ज़रिए ट्रेनिंग दी जाती, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है लेवल 2 के ज़रिए। और जो पास मौजूद होते हैं वो लेवल 1 से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाथ रख के ट्रीटमेंट की जाती है, कोई मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं होती, जैसा कि आपने पूछा। थर्ड लेवल इसका मास्टर लेवल होता है, पहला लेवल जिससे आप हाथ रख के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेकंड लेवल इसका एब्सेंटी पेशेंट के लिए होता है मेनली, और इससे आप तमाम जिस्मानी अमराज का और इवन दिमागी अमराज का भी इलाज कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं, जैसे मैंने गुजारिश की, लेवल 1 में दिमाग का भी और जिस्मानी अमराज का भी इलाज किया जा सकता है। लेवल 2 में एब्सेंटी पेशेंट का इलाज भी किया जा सकता है। और थर्ड लेवल इसका मास्टर लेवल है, तीसरा लेवल, जिससे थोड़ी ज़्यादा फोर्स आ जाती है रैकी हीलिंग में। ये रैकी हीलिंग एनर्जी जो है ये बगैर मेडिसिन के ट्रीटमेंट करती है। ये इंसानों के अलावा हैवानों का भी, और इवन जो ग्रोथ है, लेट से पौधे वगैरह जितनी इस दुनिया में मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने मखलूक़ात पैदा किए हैं, उन सब का इलाज इससे किया जा सकता है। मैंने मुख्तसरन वजाहत की है। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहें तो मुझे रिंग कीजिए या आ जाइए लाहौर में। मैं आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात जितनी आपकी चाहिए होंगी, मैं ख़ुद भी रैकी मास्टर हूँ, रादर ग्रैंड मास्टर हूँ रैकी का, तो मैं आपको ये सिखा भी सकता हूँ, इससे ट्रीटमेंट भी दे सकता हूँ। और आपकी जो क्यूरीज हों वो मुझे फील फ्री टू रिंग मी अप, to call me on my given numbers, or I will tell you inshallah, I will explain you inshallah। और अगर आपको इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत हो या हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत हो या इससे ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत हो, inshallah I will satisfy you, I will treat you, I will train you, whatever you may like। You are most welcome। खबर भट्ट मुजफ्फराबाद से पूछते हैं कि मेरे सर, कंधों और बाजुओं में दर्द है। बाजू फ्रोज़न शोल्डर की तरफ जा रहा है। मैंने इंजेक्शन भी लगवाया बाजू में, लेकिन उससे फ़र्क, कुछ कमी आई दर्द में, लेकिन पूरा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बाजू अपना पूरा मूव नहीं कर सकता, उससे एक बोझ नहीं उठा सकता और उसमें पेन होती रहती है। अपनी गर्दन में मैं कॉलर लगाता हूँ, जैसा कि डॉक्टर ने एडवाइस किया है। आप कुछ इस बारे में तशरीह करेंगे या हेल्प करेंगे? कर सकते हैं आप इसका इलाज? जी भट्ट साहब, मोस्ट वेलकम।
ये जो गर्दन कंधे बाजुओं में दर्द आता है, ये बुनियादी तौर पे C6 से आता है, छठे मोरे से, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। ये यहाँ से डिस्क बल्ज हो जाती है छठे मोरे में, और इसका कनेक्शन हमारी गर्दन, कंधे और बाजुओं में है। और यहाँ से जब नर्व्स में प्रॉपर सेंसरी मूवमेंट दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उससे इसमें कमज़ोरी आने लगती है। आपने जिस चीज़ की वजाहत की है कि आपने कॉलर लगाया हुआ है, किसी कायरोप्रैक्टर के पास चले जाइए, मे भी अगर कोई मुजफ्फराबाद या पिंडी में आपके नज़दीक हो, नहीं तो लाहौर आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए, इंशाल्लाह पहले दिन से कॉलर आपका उतर जाएगा। रहा फ्रोज़न शोल्डर का, तो इसमें जैसा कि चार्ट पे वजाहत की गई है, इसमें आपके बाजू के पीछे एक नर्व होती है शोल्डर ब्लेड के नीचे, कम फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन जाने से ये सिकुड़ जाती है, जिससे कि शोल्डर ब्लेड जब पूरा काम नहीं करता तो आपके बाजू की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके इलाज के लिए आपको कायरोप्रैक्टर के पास जाना चाहिए। रही इंजेक्शन की बात, तो वो आपने जिन डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लगवाया, मुझे इस बारे में कोई वजाहत नहीं की कि कौन सा इंजेक्शन लगाया। बहरहाल अगर पेन किलर है तो जाहिर है उसका टेम्परेरी इफेक्ट होगा, वो आपके दिमाग को वक्ती तौर पे महसूस नहीं होने देगा। लेकिन इसका इलाज अगर आप पक्का करना चाहें तो आपको छठे मोरे से नेक से कंप्रेशन दूर करानी होगी, और अगर ये कंप्रेशन दूर हो जाती है तो इंशाल्लाह आपका बाजू भी मूव करने लग जाएगा, और जो नर्व सिकुड़ी हुई है उसमें जब ब्लड जाएगा तो इंशाल्लाह ये आपको ना दर्द आएगी, और ये बाजू ना सिर्फ अपने आप को मूव कर पाएगा बल्कि बोझ उठाने, कामकाज करने, हर तरह के कामकाज के लिए ये फिट हो जाएगा। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट दूर कराइए, डिस्क बल्ज जो आ चुका है उसकी कंप्रेशन दूर कराइए और उसको अपनी जगह पे लाइए, और अपनी हड्डियों की कमज़ोरी जो आ चुकी होगी आपके स्पाइनल कॉर्ड में, वो आप अपना चेकअप कराइए लैब से या किसी डॉक्टर साहब से जो आपके नज़दीक हो मुजफ्फराबाद में, उधर से इंशाल्लाह इसमें अफाका मिलेगा। मज़ीद इसके लिए अगर कोई आपकी क्यूरी हो तो यू कैन कॉल मी ऑन माई टेलीफोन नंबर्स, मैं आपको उसके बारे में गाइडेंस दे दूंगा। कामरान बलोच कोयटा से पूछते हैं कि मेरी कमर के कुछ हिस्सों में दर्द रहता है, और जब चलता हूं तो टांगों में भी महसूस होता है, बोझल महसूस होती हैं मेरी टांगें। ये कमर दर्द बैठते वक्त या चलते वक्त ज़्यादा महसूस होता है, जो टांगें बोझल होती हैं वो सिर्फ चलते वक्त होती हैं, जब मैं लेटता हूं तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। इसके बारे में गाइड कीजिए, और अगर आपके पास इलाज है तो वजाहत कीजिए। आप कोयटा में हैं मोहतरम, यू आर मोस्ट वेलकम। इन केस आपने MRI कराई हो तो उसकी पहले रिपोर्ट भेज दीजिए, उसमें आपकी डिस्क बल्जेस लिखी होगी, और मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी एट L4 एंड L5। अगर L4 L5 में डिस्प्लेसमेंट आएगी, डिस्क बल्ज होगी, सबलैक्सेशन आएगी, आपकी नर्व कंप्रेशन में आएगी L5 S1, तो उससे आपको शैटिका का दर्द, यानी S1 में जब आप चलते हैं तो आपको ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है बनिस्बत बैठने के, और अगर बैठने में आपको दिक्कत नहीं है तो यकीनन आपकी कंप्रेशन इस हद तक होगी कि आपको लेटे हुए तकलीफ नहीं महसूस होती। जब हम लेटे हुए होते हैं तो कम खून की ज़रूरत है, बैठने पे उससे ज़्यादा खून की ज़रूरत है, और खड़े होने में, चलने में, भागने पे मज़ीद खून की ज़रूरत है। मुझे ये बताइए, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप थ्रॉटल दबाते हैं ना, यानी पेट्रोल की मिकदार बढ़ा देते हैं, तो जब आपकी गाड़ी भी इसको ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है, तो अगर नस दबी हो तो वो तो खून नहीं ज़्यादा दे सकती L5 S1, जैसा कि चार्ट पे दिखाया गया है। और कमर दर्द जहाँ तक है वो चौथे मोरे से आ रही है। आपने ये वजाहत तो नहीं की कि कमर के किस हिस्से में दर्द है, लेकिन आपकी ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि आपको चूँकि टांगों में भी दर्द रेडिएट होती है, तो यकीनन ये L4 5 आपके अफेक्टेड होंगे। अगर घुटने भी ख़राब हैं तो L3 भी अफेक्टेड होगा।
तो इसका दो ही दुनिया में इलाज आजकल हो रहे हैं। एक, पेन किलर के साथ सर्जरी करवाइए, आप कोयटा में भी करवा सकते हैं, और दूसरा ये है कि किसी कायरोप्रैक्टर के पास तशरीफ़ ले आइए, इंशाल्लाह इलाज बगैर दवाइयों और बगैर सर्जरी के हो जाएगा। कितनी कंप्रेशन है, क्या आपने एमआरआई कराई, इसके बारे में आपने कुछ तफसील नहीं भेजी। बहरहाल आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने एमआरआई कराई हो तो उसकी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पे, मैं आपको मज़ीद इसमें गाइडेंस भेज दूंगा। जेहलम से तस्नीम कहती हैं कि मुझे चलने में सांस की दिक्कत होती है, गर्दन के नीचे थोड़ा कमर के ऊपर वाले हिस्से में मुझे दर्द भी कभी कभी महसूस होता है, ऊपर वाली कमर बोझल बोझल सी रहती है। मुझे नहीं पता, काफ़ी इलाज कराया, लेकिन ये मर्ज़ सर्दियों में ज़्यादा बिगड़ जाता है, ज़्यादा इसमें कंप्रेशन, ज़्यादा दबाव महसूस होता है सांस की नालियों में, और मैं हर सर्दियों में तकरीबन बीमार हो जाती हूँ। मोहतरमा तस्नीम, आपने मुख्तसरन तफसील सिर्फ अपनी बीमारी पे जोर दिया है कि सर्दियों में तकलीफ़ बढ़ जाती है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने डायग्नोसिस जो कराई उनमें क्या आया। क्या आपके लंग्स में कोई मसला है, क्या आपकी सांस की नालियों में मसला है, कि आपके T1 T2 में जहाँ से प्रॉब्लम ये शुरू होता है, खून का दबाव कम हो जाता है, खून की नालियों में दबाव आ जाता है, जिससे आपकी स्पाइनल नर्व्स खिंचाव का शिकार होती है, या वहाँ पे मसला है। क्या आपने कोई एमआरआई कराई, कोई इलाज कराया, तो उसके बारे में तफसील ज़रूर भेजिए, डिटेल में तफसील भेजिए। आप अगले प्रोग्राम के लिए आप तफसील भेज सकती हैं, या आप टेलीफोन रब्ता कर सकती हैं, या आप ख़ुद तशरीफ़ ले आएँ, मैं ख़ुद चेक कर लूँगा, लेकिन इसके लिए मज़ीद तफसील की ज़रूरत है। T1 T2 से अगर खिंचाव आएगा तो उससे आपकी सांस की नालियों पे भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन अगर प्रॉपर नहीं जाएगी, फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन नहीं जाएगी, उससे ये दबाव आएगा आपके। क्या आपके सीने में भी दर्द आता है, जो कि T2 से अगर वो भी कंप्रेशन में है तो आएगा दर्द। लेकिन आप इस चीज़ के लिए, इसके लिए क्या आपने इलाज किया, मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है, मज़ीद डिटेल की ज़रूरत है। आप टेलीफोन पे मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह ये मर्ज़ दूर हो जाएगा। रही सर्दियों की बात में, ये कि उसमें बिगड़ता है, देखिए जहाँ पहले ही ब्लड कम जा रहा होगा, तो सर्दी के मौसम में हमारे ब्लड वेसल सिकुड़ते हैं, तमाम तर ब्लड वेसल सिकुड़ते हैं और गर्मी में फैलते हैं, इसलिए गर्मियों में आपको प्रॉब्लम कम होता है और सर्दियों में ज़्यादा होता है। इसकी वाज़ह मिसाल ये है कि पुराने ज़माने में गरमाइश की एक बोतल, रबड़ की बोतल, गर्म पानी के साथ रख लिया करते थे अपने अज़ा पे, ताकि उससे दर्द कम हो जाए। गर्मी से ब्लड वेसल्स फैलते हैं और सर्दी में सिकुड़ते हैं। जब सर्दी बढ़ती है तो आपका मर्ज़ इसलिए बढ़ जाता है कि ब्लड वेसल्स मज़ीद सिकुड़ जाते हैं। अगर उनमें पहले ही प्रॉब्लम है तो मज़ीद जब सिकुड़ जाएंगे तो मज़ीद खून कम जाएगा। या अगर आपके लंग्स में मसला है तो किसी उधर लोकल डॉक्टर से रजू कीजिए। अगर आपने एमआरआई कराई है तो उसका व्हाट्सएप कर दीजिए, और अगर आपके दबाव रहता है अपर बैक में तो फिर या तो एमआरआई करा लीजिए या हमारे पास तशरीफ़ ले आइए, इंशाल्लाह इसका इलाज हो जाएगा। बहरहाल आपने मज़ीद तफसील इसके लिए भेजनी है, और या आपने कॉल कर लीजिए या अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दीजिए, दोनों सूरत में इंशाल्लाह मज़ीद आपको गाइडेंस दे देंगे। किश्वर खातून कहती हैं कि मैंने यूट्यूब का आपका सवाल, यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी जिसमें आप सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में बता रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ, मज़ीद आगे अपनी एजुकेशन भी हासिल कर रही हूँ। मुझे आप इस बारे में सीक्रेट ऑफ सक्सेस, आपने यूनिवर्सल लॉज का कुछ जिक्र किया, इस बारे में वजाहत कीजिए। खातून, मैं
ज़्यादा डिटेल तो यहाँ पे नहीं कह पाऊँगा। बहरहाल मैं उसका एक सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस A to Z है, मेरी बुक माइंड पावर में भी लिखे गए हैं, जो यहाँ पे भी मौजूद है। इसमें तफसील इसकी दी गई है। A to Z यूनिवर्सल लॉज, ये कानून कुदरत में आते हैं, यूनिवर्सल लॉज। और उसमें मैं हल्की सी वजाहत ये कर देता हूँ, वो ये कि कानून कुदरत ये है कि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो जो भी आप सोचती हैं उसकी लहरें निकलती हैं। जैसे जब मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ मेरी हवा में जा रही है। मसलन में अजान होती है तो एम्पलीफाई होके वो आवाज़ आप तक पहुँच जाती है। आप जितनी गहरी सोचों से सोचेंगे उतनी आपकी सोच की लहरें भी दूर तक जाएंगी। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से सोचेंगे उतनी लहरें दूर तक जाएंगी। जब आप पॉजिटिव सोचेंगी तो ये हायर फ्रिक्वेंसी पे जाती है। अल्लाह ताला ने भी कहा है कुरान मजीद में, शुक्र अदा करें, शुक्राना अदा करें, यानी उन नेमतों का जो आपको अल्लाह ताला ने फराहम की हैं। तो इस चीज़ की सीक्रेट ऑफ सक्सेस का एक मेन प्रिंसिपल है ग्रेटिट्यूड। ये रैकी का भी पहले किसी ने सवाल पूछा था, उसका भी असूल है। कुरान मजीद ने भी हमें गाइडेंस दी है कि पॉजिटिव सोचें रखें, शुक्राना अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। पॉजिटिव सोचें हायर फ्रिक्वेंसीज पे ट्रेवल करती हैं, जैसे मैंने कहा लहरें पैदा होती हैं। और नेगेटिव सोचें जो मनफी होती हैं इन नेचर में, लोअर फ्रिक्वेंसीज पे जाती हैं। लॉ ऑफ रेजोनेंस कानून कुदरत में ये है कि पॉजिटिव सोचें कोइंसाइड्स विद पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज, सेम टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसीज जिस पे ये सोचें जा रही होती हैं, जो आप सोचते हैं बोलते हैं जिस फ्रिक्वेंसीज पे ये जा रही होती हैं, यानी पॉजिटिव सोचें हायर फ्रिक्वेंसीज पे जाती हैं और मनफी नेचर जो सोचें होती हैं वो लोअर फ्रिक्वेंसीज पे जाती हैं। नाकामियाँ, ये मनफी सोच है, अपनी नाकामियों के बारे में सोचते रहना, अच्छाइयों के बारे में सोचते रहना, पॉजिटिव सोचे रखना, ये हायर फ्रिक्वेंसीज जाती हैं एंड कोइंसाइड्स विद पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज। यानी आपकी ज़िंदगी में जो आप शुक्राना अदा करेंगी वो मज़ीद बेहतरी लाएंगी, अल्लाह ताला और मज़ीद नेमतें आपको अता करेगा। तो पॉजिटिव सोचें, लेकिन इसके बारे में आपको तफसीली लेक्चर की ज़रूरत है। यूट्यूब पे मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में और कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज में दिए गए लेक्चर्स यूट्यूब पे मौजूद हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी तफसील दी हुई है। नाज़रीन, इन सवालत के साथ टाइम चूँकि मेरे पास लिमिटेड होता है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मज़ीद जो आपको तफसीलात चाहिए हो आप मुझे रिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या ख़ुद तशरीफ़ ले आइएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुख दर्द तकलीफ़ जितनी है इंशाअल्लाह पहले दिन से कम होना शुरू हो जाएगी। मेरा इलाज बग़ैर मेडिसिन और बग़ैर सर्जरी के है। इंशाअल्लाह आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने अहले खाना की सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।